हुई स्पीच, स्पीच कितने? दो। कौन कौन? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच होते क्या है, इनको समझना है कि डायरेक्ट स्पीच यानी जो बात हम कर रहे हैं वो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं, मैंने आपसे कोई बात कही और मेरी कही गई बात को ठीक ठीक वैसे बिना कोई परिवर्तन किए वैसे ही आपने किसी के सामने रख दिया, तो उसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट कह दिया वो बात सीधी सीधी। इसीलिए जो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेज होते हैं वो कोटेशन में लिखे जाते हैं। कोटेशन पढ़े हो ना, जैसे किसी भी विद्वान की परिभाषा यदि आपको देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो क्या करते हैं, विद्वान का नाम लिखते हैं और इन्वर्टेड कामा में हम बदलते नहीं हैं, उनमें शब्दों में हम हेर फेर नहीं करेंगे, वो ठीक ठीक वैसे ही रख दी जाएगी। इसीलिए जब भी कोटेशन लिखे जाते हैं या किसी के द्वारा कही गई बात लिखी जाती है तो कहाँ लिखी जाती है? इन्वर्टेड कामा के अंदर। कोटेशन मार्क कहते हैं उसको। अभी आप पंक्चुएशन में इसको पढ़ेंगे कि किसी के द्वारा कही गई बात को जब भी हम लिखते हैं या कहीं भी एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होती है, वो इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है। इसीलिए उसे कोटेशन मार्क कहते हैं, बिना मार्क का नहीं लिखना चाहिए। यदि आप कहीं डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसे हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना चाहिए। यही पहचान है कि किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक वैसे ही आपने कहने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर क्या, उसी को जब हम डिफाइन करते हैं, जैसे कोई डिफिनेशन लिखा और उसके बाद अब अपने से डिफाइन करना शुरू किए कि इनके कहने का मतलब क्या है। कही गई बात वही है, सेम है, उसको हम डिफाइन करते हैं अपनी बात में। तो जब हम डिफाइन करते हैं तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करके बोलते हैं, और जब उसमें कुछ अपनी बातें मिला करके हम बोल देते हैं तो अपने हिसाब से बोलते हैं, यानी कहने वाले का बात। इसीलिए बात कहने वाले ने क्या कही थी उसका प्रभाव आपके कहने पर डिपेंड करता है सामने वाले पर। यानी मेरी बात किसी दूसरे से आप कह रहे हैं, मैंने कहा, हो सकता है वो एकदम पॉइंट सही रही हो जहां मैंने ये बात कही, लेकिन जब आप किसी के सामने मेरी बात रख देंगे तो हो सकता है कि आपके कहने का तरीका बिगड़ गया या वो प्लेस या वो मैनर बिगड़ गया, तो वही बात बुरी हो गई। सेम, इसीलिए ये डिपेंड करता है कि कहने वाला उसे किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी डायरेक्ट कही गई बात को इनडायरेक्ट। इसीलिए गांव देहात में कहते हैं किसी की सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहने वाले ने कहा होगा। क्योंकि एक बात वही, समय, परिस्थितियां और स्थान यदि सही हो तो वही बात सही होगी, और समय, परिस्थिति और स्थान गलत हो तो वही बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ठीक ठीक वैसे ही रख देना है, और इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके द्वारा कही गई बात को हम अपने हिसाब से जब कन्वर्ट करके कहेंगे तो वही हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए जब अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच आप देखेंगे तो उसमें सेंटेंस हमेशा इसी तरह से बन के आता है, ही सेड टू मी आई शैल टीच यू टुमारो। यहां इसको ध्यान से देखिए, इसका मतलब इसके लिखे जाने से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्यों है, क्योंकि इसमें जो बात कही गई थी उसने मुझसे कहा, कहने वाला वह है, सुनने वाला मैं हूं। ठीक है, और उसने मुझसे जो कहा वो एकदम सेम लाइन यही है, आई शैल टीच यू टुमारो। बात समझ में आ रही है? ये एक सेंटेंस जो बना ये पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि कहने वाले की बात को ठीक ठीक वैसे ही रखा गया है। करना क्या है, डायरेक्ट स्पीच को बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, जो नरेशन करने की प्रक्रिया है। नरेशन, जब स्पीच को नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में डालना है।
अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करने से पहले हमको समझना होगा कि ये डायरेक्ट स्पीच तो है हमारे सामने, इसमें क्या क्या है। तो इसमें किसी भी डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट, कितने पार्ट? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? नाम देखिए, स्पष्ट करिए इसको। रिपोर्टिंग, अब देखो इसी को कह सकते हो तुम, यहां पर यदि ये समझ लो कि ये क्या है? रिपोर्टिंग है। ये रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्ट कौन सा वर्ड है? तो रिपोर्ट माने होता है सूचना देना। रिपोर्ट माने सूचना देना। सूचना देना मतलब कहना, भाई कोई भी बात कहें या सूचना, बात जो कह रहे हैं वही तो सूचना है। तो ये रिपोर्टिंग क्या है? जो सूचना दी गई बात होगी वही रिपोर्टिंग है, और जो सूचना दी गई बात है वही स्पीच है, और जो सूचना दी गई बात है वही नरेशन है। ये छोटे स्तर पर है, उससे बड़ा तो स्पीच बना, उससे बड़ा तो नरेशन बन गया। धीरे धीरे बात बढ़ती है। तो इसीलिए रिपोर्ट करना यानी किसी भी चीज की रिपोर्टिंग जब हम करते हैं, मतलब किसी चीज की सूचना देते हैं। कोई घटना दुर्घटना हो गई तो हम उसकी रिपोर्ट थाने पर देते हैं। कोई घटना दुर्घटना यहाँ हो गई, उसकी रिपोर्ट आप मुझे देते हैं। कोई घटना दुर्घटना कॉलेज में हो गई, उसकी सूचना आप अपने कक्षाध्यापक को देते हैं। लाइक दिस, ये क्या है? ये रिपोर्ट है। कोई भी किसी भी रूप में रिपोर्ट कर सकता है। तो रिपोर्ट करना का मतलब होता है सूचना देना। अब देखो यहां इस रिपोर्टिंग के साथ जुड़ा है एक वर्ब। इसका मतलब इस पूरे वाक्य में, जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इस पूरे वाक्य में कोई ऐसी वर्ब है, वर्ब माने क्रिया, जो रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट करने वाली क्रिया कई तरह की हो सकती है। हो सकता है रिपोर्ट करने वाली क्रिया पूछने की हो सकता है रिपोर्ट करने वाली क्रिया आदेश देने की हो सकता है रिपोर्ट वाली क्रिया जो है कोई प्रस्ताव हो सकता है अनुरोध हो सकता है कोई बात कही जा रही हो, सामान्य बात हो। तो रिपोर्ट करने की क्रिया कोई भी तरह की हो सकती है। ये रिपोर्ट करने वाली क्रिया डिपेंड करती है ये रिपोर्टेड स्पीच। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया जो होगी, यानी वक्ता ने जो कहा वो क्रिया, जैसे वक्ता ने ही सेड, हो सकता है ही शाउटेड हो जाए, यहां पर वो चिल्लाया, रिपोर्ट ही तो कर रहा है चिल्ला के। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो सेड है ये किसके द्वारा है? ही के द्वारा रिपोर्ट की गई क्रिया यही है, और वो क्रिया यही होती है। ये रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, ये रिपोर्ट को सुनने वाला व्यक्ति है, और ये रिपोर्ट की हुई क्रिया है। इसीलिए इसमें जिसमें कहने वाला मौजूद होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्योंकि जो जिस वाक्य के जिस हिस्से में कहने वाला मौजूद हो, यानी रिपोर्ट करने वाला मौजूद हो, वो पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बल्कि रिपोर्टिंग क्लॉज कह लो उसको, क्योंकि वर्ब तो एक ही होगा और वो ये है। बात समझ आ रही ना? यानी वर्ब जो होगी ये रिपोर्टिंग की गई क्रिया यही कहलाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और देखो दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, यहां रिपोर्टिंग और यहां रिपोर्टेड, इन दोनों में अंतर बताइए आप क्या है? बने दोनों किससे हैं? रिपोर्ट से हैं, लेकिन यहां बना रिपोर्टिंग और यहां बना रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जी नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिरंड जब बनता है तो वो नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल जब बनता है तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। देखो एडजेक्टिव है ये वर्ब नाउन है, ये वर्ब शब्द अब लो ना, वर्ब माने क्रिया। वो क्रिया जब उसमें पढ़ेंगे तो क्रिया होगी। क्रिया कब होती है? जब उससे ना, ने, नी की ध्वनि निकलती है। जाना, खाना, पीना, सोना, टहलना, ये वर्ड जो होते हैं ये वर्ब हैं। लेकिन वर्ब माने क्रिया। अब ये क्रिया जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? तो ये नाउन में हुआ, क्योंकि वो क्रिया का नाम है।
तो क्रिया की विशेषता यानी वर्ब के पहले यानी इस शब्द के पहले कोई दूसरा शब्द आया है, इसका मतलब वो क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव ही अपने रिलेटेड नाउन के साथ होता है। और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना, और प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या ध्वनि निकलती है? ता हुआ, ती हुई, ते हुए की ध्वनि, यानी सूचना देती हुई क्रिया। क्या है ये? यानी ऐसी क्रिया जो सूचना दे रही है, वही है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि हम शब्द की परिभाषा सही से समझ लें तो हम बहुत सारी चीजों का अर्थ क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइए अब रिपोर्टेड। रिपोर्टेड क्या है? वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। उसमें से ध्वनि हिंदी में क्या निकलती है? या हुआ, ई हुई, ए हुए। अब लो, रिपोर्टेड का मतलब बताइए। रिपोर्ट माने सूचना देना, रिपोर्टेड माने सूचना दी हुई। स्पीच माने कथन, सूचना दी हुई कथन या सूचना दिया हुआ जो कथन है वही होगा रिपोर्टेड स्पीच। बताइए इस वाक्य में सूचना दिया हुआ कथन कौन सा है? कौन सी बात की सूचना दी गई? कि आई शैल टीच यू टुमारो। इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझाया इसलिए क्योंकि आप एक आकलन लगा लेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य में पहले होता है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है। ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब अभी देखोगे आगे सेंटेंसेस में तो कहीं भी छिपा रहेगा, तो ढूंढेंगे कैसे? जो रिपोर्ट करने वाली क्रिया है उसको रिपोर्टिंग वर्ब निकाल के बाहर कर लेंगे, और जो रिपोर्ट दी हुई कथन है उसको अलग कर लेंगे। क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगा, और यदि रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच लिखा है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही हो। ठीक ना? तो इसलिए जब हम इसकी परिभाषा समझे रहेंगे तो हम पहले ट्रेस करेंगे कि कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो गई? अब देखो, यानी इसका मतलब अब आपको इस सेंटेंस में दो पार्ट दिख गए डायरेक्ट स्पीच के। एक क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया है, इसमें दो परिवर्तन होंगे। जब हम इसको परिवर्तित करेंगे किसमें? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब में दो परिवर्तन होंगे। ठीक है? अब इसको हम थोड़ा साफ कर लें क्योंकि गंदा ज्यादा कर दिए ना। ये बात क्लियर हो गई ना सबको कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। इसमें एक बात और भी ध्यान से समझ लो कि यदि और कोई पहचान ट्रिक से, यानी अब ट्रिक लगाओ नहीं, यदि कहीं समझ में आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट हमेशा कामा से अलग होता है, ये ध्यान देना होगा। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। हमने भी पहले बताया कि जो बात कही जाती है वो क्या होती है? कोटेशन होती है, और कोटेशन वाली जो मार्क होती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। इसका मतलब क्लियर कर लेंगे आप कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है? अब बात आएगी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। ठीक है? अब हम इसको देख रहे हैं कि ये है हमारा डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको देखिए, सब लोग समझिए कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो इसमें दो परिवर्तन आपको देखने पड़ेंगे। अब यहां मैंने लगा के यहां दिखाता हूं कि ये जो कामा है और इन्वर्टेड कामा है, ये दोनों हट जाते हैं, और इसमें जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये भाव के अनुसार बदलता है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में दो चीजें बदलेंगी, एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का जो इन्वर्टेड कामा और कामा है, यहां पर कोई ना कोई कंजक्शन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कंजक्शन लगाया जाता है। यानी यहां कंजक्शन लगाना है और यहां की क्रिया को बदलना है। ये दो काम करने हैं हमको रिपोर्टिंग वर्ब में।
जब भी रिपोर्टिंग वर्ब की बात होगी तो दो चीजें हमको देखनी है। अब इसको से मतलब नहीं रहा मेरा, केवल जो लिखा है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब वाला जब हिस्सा मिलेगा तो उसमें हमको दो चीजें ढूंढनी है, एक रिपोर्टिंग वर्ब यानी क्रिया जो होगी, और एक ये जो कामा इनवर्टेड कामा है यहां कंजक्शन लगाना है। ये दोनों क्रियाएं होती हैं ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? यानी बदलना इसको है, बदलेंगे किसके अनुसार? इसके अनुसार। ये बदलता है रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार और रिपोर्टेड स्पीच बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। पहले यही समझ लो कि दोनों आपस में एक दूसरे के अनुसार बदलते हैं। कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के लिए हमको देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब बदलने से पहले हमें क्या देखना होगा? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। यानी आप सेंटेंस पहले जानिए, ये सेंटेंस कितने होते हैं? 5। यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। इसका मतलब कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है 5 बार बदलेगा, 5 तरह से बदलेगा। सेंटेंस बदल जाएगा तो इसके बदलने का नियम बदल जाएगा ना। अब हमको याद ये रखना है कि हम ये पहचाने कि किस सेंटेंस में है, और इसको पहचानने के लिए अब आपको सबसे पहला वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस। उसका हमने रूल लिखवाया था, मास्टर रूल। सारे सेंटेंस का रूल लिखवाया है कि एसेरेटिव होगा तो उसके 2 भाग होंगे, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। इंट्रोगेटिव होगा तो उसको भी 2 भाग होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। यदि वो इंपरेटिव सेंटेंस है तो भी 2 होंगे, एक होगा वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाला और एक लेट से शुरू होने वाला। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी होगा तो उसमें भी 2 होंगे, एक होगा इंटरजेक्शन वर्ड वाले और एक होगा व्हाट ए और हाउ वाले। जब ऑप्टेटिव होता है तो एक सेंटेंस बनता है, वो वाक्य में से शुरू होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। यदि ये आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले आज जाकर के क्या दोहराना? सेंटेंस, और उसको समझना। तो इसका मतलब हो गया कि अब आप ये क्लियर कर लेंगे कि ये किस सेंटेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते समय हमको सेंटेंस देखना है और ये सेंटेंस 5 होते हैं। बताइए ये कौन से सेंटेंस में है जो सामने है? अफर्मेटिव, एसेरेटिव। हम सेंटेंस की बात करेंगे तो एसेरेटिव, उसमें हम देखेंगे कि चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये दोनों ही क्या कहे जाएंगे? एसेरेटिव। अब एसेरेटिव का रूल ये है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यदि इसका रूल लिखवाया गया है, ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं कि अब मान लो हम काम शुरू कर रहे हैं कि यदि ये सेंटेंस यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? एसेरेटिव में हो, तब क्या करेंगे? तो एसेरेटिव में से को शे में बदल देना है। यानी यहां यदि से रहेगा तो से लिखेंगे, से टू रहेगा तो टेल लिखेंगे, सेज रहेगा तो सेज लिखेंगे, ठीक है। सेज टू रहेगा तो टेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेल्स। और सैड होगा तो सैड लिखेंगे, और सैड टू होगा तो क्या लिखेंगे? टोल्ड। सैड टू को क्या लिखेंगे? टोल्ड। समझ में आ गई? सेज से को से में, से टू को टेल में, सेज को सेज में, सेज टू को टेल्स में, सेड को सेड में और सेड टू को टोल्ड में बदल देना है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये देख रहे हो, इसमें से को से ही रहने दिया, मतलब क्या है कि यदि ये अकेले रहेगा, से अकेले कब रहेगा पता है? यानी ऐसा हो सकता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। जैसे इसी को यदि ये कह दिया जाए ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, ही इज ए टीचर। देखो यहां इसका मतलब क्या हो गया कि इस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है।
तो जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो टू लगता है, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो टू नहीं लगता है। और जब ये टू लग जाएगा तब तो ये बदलेगा नहीं, यही रहेगा। देखो यहां शेड को शेड ही रहने दिया, और शेड टू हुआ तो टोल्ड हो गया। वैसे ही से रहेगा यहां तो से रह जाएगा, लेकिन यदि से टू रहेगा तो इसको टेल में बदलेंगे। मामला समझ में आया ना? यानी वर्ब के साथ यदि ऑब्जेक्ट दिया है तब वो बदल जाएगा, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब नहीं बदलेगा ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है सेड टू किसमें बदल गया? टोल्ड में। सेड यहां हो जाएगा सेड में, और यहां का सेड टू हो जाएगा टोल्ड में। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब कंजक्शन की बात करो कि जब ये असर्टिव सेंटेंस में है तो अब इसको जोड़ते समय भाई ये अलग सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान में जोड़ लगाने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर चाहिए। दोनों देशों में तनातनी है तो एक मीडिएटर रहेगा तब ना समझौता करेगा दोनों तरफ, भाई आप ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए। तो वही बात इसका है कि इन दोनों को अब जोड़ना है, ये अलग अलग हैं भाई। अब इनको हम करने क्या जा रहे हैं? इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहां किसी न किसी कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, और वो कंजक्शन किसके अनुसार लगता है? फिर वही बात, इसके सेंटेंस के अनुसार, क्योंकि ये सेंटेंस बदलेगा मीडिएटर बदल जाएगा। अरे तो यहां हमको डालना है कंजक्शन, लेकिन किसके अनुसार? सेंटेंस। सेंटेंस हमारा बताएगा ये असर्टिव है तो असर्टिव के सेंटेंस में कंजक्शन जोड़ेंगे तो दैट लगाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये दो चीजें याद रखनी है कि जब ये असर्टिव में रहेगा तो इसको बदल देंगे और यहां लगाएंगे दैट। अब असर्टिव का मतलब चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों में ही क्या लगाएंगे? दैट।